एपिसोड 188 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने ऐसा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारे मास्टर याओलाओ थे ना, वो गुयू और ट्यांग बिंग से लड़ रहे होते हैं। और अब आगे जैसे ही हमारे मास्टर याओलाओ के मुक्के के कारण, मतलब की मुक्के से डर से ट्यांग बिंग पीछे हटता है ना, तो उन्हें दिखता है, मतलब की मास्टर याओलाओ महसूस करते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी पैदा हो चुकी है। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ ये महसूस करते हैं ना, तो वहाँ पर वो जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि भाड़ में जाओ। और भाई साहब ये कहते ही मास्टर याओलाओ अपनी मुट्ठी मारते हैं, और उसकी मुट्ठी मारती जो गुयू ने मास्टर याओलाओ के ऊपर चैनों से हमला किया था ना, वो चैनें अचानक गायब हो जाती हैं। अब इतने मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अपना मुक्का बनाकर इस काले कोरे में जड़ देते हैं। अब जैसे मास्टर याओलाओ का मुक्का इस काले कोरे में पड़ता है ना, तो गुयू था इस काले कोरे के अंदर वो लड़खड़ाते हुए पीछा फेंकता हुआ चला जाता है। हालांकि यहाँ पर मास्टर याओलाओ, ट्यांग बिंग और गुयू एक ही लेवल पर थे, लेकिन जो मास्टर याओलाओ थे ना, वो एक एल्पिनिस्ट थे, और किसी भी एल्पिनिस्ट के पास आध्यात्मिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा होती हैं। इसलिए मास्टर याओलाओ बड़ी आसानी से इन दोनों के हमले को पहचान सकते हैं कि वो कहां से और कब हमला कर रहे हैं। इसलिए मास्टर याओलाओ को इन दोनों से ज्यादा ही पावरफुल माना जा सकता है। अब जैसे ट्यांग बिंग ये दिखता है कि याओ चैन ने हम दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तो वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि एक साथ हमला करो। और भाई साहब जैसे ट्यांग बिंग ये चिल्लाकर कहता है ना, तो गुयू और ट्यांग बिंग चलते हैं, तो एक साथ मास्टर याओलाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं। लगे तिरी उनके शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां निकलकर किसी अजगर की तरह मास्टर याओलाओ की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे इनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है ना, तो हमें होलो सोल का तीसरा ट्यांगजोंग को बताया जाता है, जो कि दूसरे ट्यांगजोंग के साथ आया हुआ था। अब ये तीसरा ट्यांगजोंग मास्टर याओलाओ के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी से अनुभव होता है कि उसके आसपास अचानक 7 रंगों की बिजली चमकने लगी है। अब जैसे ही तीसरा ट्यांगजोंग ये दिखता है, तो तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो अपना हाथ हिलाता है, और उसके हाथ हिलाते ही ये बिजली उसकी ओर बढ़ रही थी ना, ये अचानक गायब हो जाती है। अब जैसे ये बिजली गायब होती है ना, तो ये तीसरा ट्यांगजोंग सामने दिखता है कि सामने एक बहुत बड़ा 10,000 फीट का रंगीन अजगर खड़ा हुआ है। अब जैसे ही तीसरा ट्यांगजोंग इसे दिखता है, तो उसे अनुभव होता है कि इस अजगर से अजीब सा दबाव भी महसूस हो रहा है। इतने में तीसरे ट्यांगजोंग के मुंह से निकलता है कि 7 रंगों वाला स्वर्ग निकलने वाला अजगर। अब ये वाली बात तीसरे ट्यांगजोंग ने कही थी, तभी उसे अनुभव होता है कि उसकी ओर एक बहुत ही पावरफुल हमला, मतलब कि उसकी ओर आ रहा है, और तो और वो हमले भूरे कलर का है, और तो और उस हमले से अजीब सी गंध आ रही है। अब जैसी तीसरा ट्यांगजोंग महसूस करता है, तो तीसरा ट्यांगजोंग अपने पीछे एक बहुत ही पावरफुल सील बना देता है। अब ये हमला चलता है तो सील से जाकर टकराता है, धड़ाक, और वहीं पर नष्ट हो जाता है। लेकिन इस हमले में तीसरा ट्यांगजोंग जब ये देखता है कि इस हमले में जहर मिला हुआ है, वो भी बहुत ही पावरफुल, तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इतने में तीसरे ट्यांगजोंग को एक अजीब सी आवाज आती है, इसलिए तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो अपनी नजरें घुमाकर देखता है, और जैसे ही वो सामने देखता है तो इसे 10,000 फुट बड़ा बहुत ही बड़ा अजगर दिखाई देता है, जिसके 9 सिर होते हैं। और भाई साहब जैसे ही तीसरा ट्यांगजोंग इस बड़े अजगर को देखता है ना, तो वहां पर वो चिल्लाकर कहता है, प्राचीन स्वर्ग सर्प, मतलब कि सांप। और भाई साहब जैसे वो इस 9 सिर वाले अजगर को देखता है ना, तो उसकी आंखों में एकदम गंभीरता झलक उठती है। और तीसरा ट्यांगजोंग यहाँ से समझ जाता है कि ये तीनों की तीनों महिला बहुत ही ज्यादा खास है। एक महिला के पास पॉइजन बॉडी है, एक महिला 7 रंगों वाली सांप है, और एक और महिला जो अपनी आंखों से किसी भी अजगर को कंट्रोल कर सकती है, उसके पास 9 सिर वाला प्राचीन सांप है। तो जो थोड़ा डरने लगता है तीसरा ट्यांगजोंग यहाँ पर। लेकिन अब इतने में तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो अपने डर को साइड में रख देता है, और उसकी आंखों में एकदम ठंडक दौड़ जाती है, क्योंकि तीसरा ट्यांगजोंग ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि भले ही वो अभी बान सैन लेवल पर पहुंचा है, लेकिन इन तीनों महिलाएं अगर हाथ भी मिला ले तो भी उससे लड़ना असंभव होगा। अब इतने में तीसरा ट्यांगजोंग यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा, और फिर इसके बाद जोर से चिल्लाकर कहता है कि आज मैं पोलन स्टार पवेलियन को मिट्टी में मिला दूंगा। और भाई साहब हंसने के साथ साथ ही तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो अचानक गायब होकर किंगलिंग के सामने आ जाता है। अब इतने में तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो अपनी हथेली पर शक्तियों को एकत्रित कर किंगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। और यही किंगलिंग जब इस हमले को महसूस करती है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि तीसरा ट्यांगजोंग इतना ज्यादा तेज है। लेकिन अब किंगलिंग चलती है तो अपनी आंखों से हरे कलर की रोशनी निकालती है। अब जैसे ही किंगलिंग की रोशनी तीसरा ट्यांगजोंग देखता है ना, तो उसका हाथ वहीं पर रुक जाता है, और तीसरा ट्यांगजोंग समझ जाता है कि इस लड़की के पास ट्रिपल जेड स्नेक फ्लोवर आंखें हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि इसने इस प्राचीन स्वर्ग सांप की आत्मा को नियंत्रित कर लिया इन आंखों की सहायता से। अब तीसरा ट्यांगजोंग चलता है तो एक बार और किंगलिंग पर हमला करने वाला होता है, तभी उसे अनुभव होता है, मतलब कि आभाव होता है कि उसकी ओर 7 रंगों की बिजली हमला करने के लिए आ रही है। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस पर हमला करने के लिए तेजी से आ रही है। और तो और लिटिल फेरी डॉक्टर के बाल पहले काले थे ना, अब वो दोबारा से सफेद हो चुकी है। अब जैसी ट्यांगजोंग, मतलब कि तीसरा ट्यांगजोंग ये महसूस करता है कि उसे तीनों तरफ से घेर लिया है, तो वो एक बार और यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर अपनी शक्तियों को ज्वालामुखी की तरह चारों तरफ फैलाने लगता है, और
लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन किंगलिन से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और भाई साहब जब पोलर स्टार पवेलियन में चारों तरफ युद्ध का मैदान छिड़ जाता है ना, मतलब कि युद्ध छिड़ जाता है ना, तो हमें पोलर स्टार पवेलियन के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे पे पत्थर का दरवाजा लगा हुआ था और पत्थर का दरवाजे में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इसमें थोड़ी सी हलचल होती है और जो पत्थर का दरवाजा था ना, इसमें छोटी छोटी गहरी दरारें पड़ जाती हैं और इस पत्थर के दरवाजे के पीछे ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई इंसान जाग रहा हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलर स्टार पवेलियन के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 3 जने एकदम भयंकर लड़ाई के साथ लड़ रहे होते हैं, लगे तेरी। और तो और इनके 10,000 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता। अब इतने में यहाँ पर टियांग बिंग रुककर जोर जोर से हंसता है और फिर वहाँ पर याओ लाओ से कहता है कि याओ चैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर हम दोनों से एक साथ लड़ने के काबिल हो? कभी नहीं। हा। अब टियांग मिंग की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर गुयू चलता है तो वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। हालांकि भले ही गुयू हंस रहा था, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि अगर याओ लाओ से मैं अकेला लड़ता ना, तो मैं किसी भी कीमत पर याओ लाओ से बिल्कुल भी नहीं जीत पाता, क्योंकि इस याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा है। हालांकि गुयू यहाँ पर ये भी सोचता है कि पुराने समय में, मतलब कि आज से हजारों सालों पहले एल्पिनिस्टों से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियों की सहायता रहती थी। हालांकि गुयू यहाँ पर ये भी समझ रहा था कि याओ लाओ पहले से ही आध्यात्मिक शक्तियों में से मतलब कि 4 आध्यात्मिक शक्तियों में से एक पर पहले ही पहुंच चुका है। और जिस लेवल पर अभी यार हमारा मतलब कि याओ चैन पहुंचे हैं ना, मास्टर याओ लाओ पहुंचते हैं ना, उसका नाम है मनुष्य आत्मा स्वर्गीय है, ठीक है। हालांकि इस वाले मतलब कि हमारे मास्टर याओ लाओ अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के जिस लेवल पर है ना, उस लेवल पर सेंट्रल फिल्म में कुछ ही लोग उपलब्ध होंगे जो कि मास्टर याओ लाओ के रैंक पर पहुंच पाए होंगे। हालांकि यहाँ पर गुयू ये भी सोच रहा था कि अगर याओ लाओ को अगर आज वो खत्म नहीं कर पाया तो भविष्य में याओ लाओ उसके लिए बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी कर सकता है। इसलिए अब गुयू चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि टियांग मिंग, इसे सांस लेने का समय मत दो, इसे मार दो, क्योंकि ये अधिक समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। और भाई साहब जब गुयू की बातें टियांग मिंग सुनता है ना, तो वो अपना सिर हिलाता है और जोर जोर से एक बार वो हंसने लगता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर कहता है कि मैं उस क्षण के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ जब मेरे हाथों से एक बानसेंग लेवल वाला बंदा मरेगा। और भाई साहब बूढ़ा टियांग मिंग यह कहकर अपने हाथों में एक सील बनाने लगता है। अब जैसे ये सील बनने लगती है ना, तो टियांग मिंग के शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलने लगती हैं और अभी शक्तियां चलती हैं तो वहाँ पर 1000 फीट की एक ब्रह्म वाली आवृत्ति बना लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस आवृत्ति का कोई भी चेहरा नहीं होता, लेकिन इस आवृत्ति से बहुत ही भयानक मात्रा में डरावनी शक्तियां निकल रही होती हैं। अब इतने में यहाँ पर बूढ़ा टियांग मिंग जोर से चिल्लाकर कहता है गहन आकाश हथेली। और भाई साहब टियांग मिंग की है कहती हम देखते हैं कि ये धुंधली आवृत्ति बनी थी ना, एकदम कड़क होकर हथेली में बदल गई है। अब ये हथेली चलती है तो टियांग मिंग के इशारा करती है तेजी से हमारे मास्टर याओ लाओ की ओर आगे बढ़ने लगती है और तो और जिस जगह से भी गुजरती वहाँ पर आकाश में धीरे दरारें पड़ जाती हैं। अब इतने में मास्टर याओ लाओ को बताया जाता है, जो कि इस हथेली को अपनी ओर आती हुई दिख रहे होती हैं। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो इस हथेली को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करते। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो वो भी अपने शरीर से बहुत सारी शक्तियों को निकालकर वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हथेली बनाकर टियांग मिंग की हथेली की ओर शूट कर देते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ की हथेली और टियांग मिंग की हथेली आपस में टकराती है ना, तो आकाश में गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है और एक बहुत ही तगड़ा विस्फोट होता है, ब्रोम। और जैसे ये ब्लास्ट होता है ना, जो चारों तरफ के पहाड़ एकदम चकनाचूर हो जाते हैं और यहीं टियांग मिंग इस विस्फोट की चपेट में आ जाता है और वो पीछे फिरता हुआ चला जाता है। लेकिन अब टियांग मिंग चलता है तो अपने आप को संभालता है और इस विस्फोट से बचता है। हालांकि टियांग मिंग बच तो गया था, लेकिन उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। अब इतने मास्टर याओ लाओ को भी बताया जाता है, जिनकी हालत खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि मास्टर याओ लाओ को भी इससे चोट लग गई थी। अब मास्टर याओ लाओ अपनी चोटों से उभर रहे थे, तभी गुयू चलता है तो वो भी टियांग मिंग जैसा ही मास्टर याओ लाओ के ऊपर पावरफुल हमला कर देता है। और वहीं जब मास्टर याओ लाओ गुयू को भी ये देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर गुयू ने भी उस पर हमला कर दिया है, तो मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो वो भी गुयू का हमला भी झेल लेते हैं। लेकिन अब मास्टर याओ लाओ थोड़ा ज्यादा ही जख्मी हो जाते हैं गुयू के हमले से और तो और उनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। लेकिन इतने में मास्टर याओ लाओ वहाँ पर एक दर्द भरी चीख सुनते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ एक दर्द भरी चीख सुनते हैं ना, तो मास्टर याओ लाओ तुरंत अपना फेस घुमाकर उस दर्द भरी चीख को देखने लगते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ वहाँ पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पर काइलिन ने तीसरे टियांगजोंग ने काइलिन के सांप के ऊपर हथेली से एक पावरफुल हमला कर दिया था, जिस वजह से काइलिन
पीछे फेंकती हुई चली जाती है। मतलब कि कायलिन का सांप बहुत ही तेजी से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और तो और वहां पर कायलिन का सांप बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। अब इतने में हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि वहां पर बहुत ही गुस्से में आ जाती है जब वो कायलिन को इतना जख्मी देखती है। इसलिए अब लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपने हाथों में एक मोती लाती है और तेजी से तीसरे टियांगजोंग की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहती है, दुखद विश्व विपत्ति। और भाई साहब लिटिल फेरी डॉक्टर के है कहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ में जो छोटा सा मोती था ना वो पिघलने लगता है और वो भूरे रंग के तरल पदार्थ में बदल जाता है। अब जैसे ये तरल पदार्थ हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ में आता है ना तो ये कोरे में बदलकर तेजी से तीसरे टियांगजोंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर इस तरल पदार्थ को तीसरे टियांगजोंग के शरीर में डालना चाहती थी, लेकिन तीसरे टियांगजोंग की गति बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर उसे नहीं पकड़ पाती। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर इसे कोरे में बदल देती है। ठीक है, अब जब भूरे कलर का पदार्थ लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर जाता है तभी तीसरा टियांगजोंग अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पेट में एक जड़ देता है। और भाई साहब जैसे ये तीसरे टियांगजोंग का हमला लिटिल फेरी डॉक्टर के पेट में लगता है ना तो भले ही ये तीसरे टियांगजोंग का हाथ एकदम लकड़ी जैसा कमजोर दिख रहा था, लेकिन ये किसी धातु की तरह था। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से वहां से ब्लड निकल आता है और लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब इतने में ब्लड चलता है ना तो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से निकला था ये टियांगजोंग के हाथ पर जाकर पड़ता है। अब जैसे ये ब्लड टियांगजोंग के हाथ पर लगता है ना तो ये टियांगजोंग था ना जो कपड़े पहने हुए था हाथ पर, वो कपड़े एकदम जलकर राख हो जाते हैं और ये जहर मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर का ये ब्लड टियांगजोंग के हाथ पर जाकर लगता है। अब जैसे ये हाथ पर लगता है ना तो टियांगजोंग के हाथ पर चरचराने की आवाज आने लगती है। और भाई साहब जैसे तीसरा टियांगजोंग ये अनुभव करता है कि ये जहर ने उसके हाथ तक को भी गलाना स्टार्ट कर दिया है तो टियांगजोंग चलता है तो ये तुरंत अपनी बाह को ही काट देता है। मतलब कि वहां पर जो मांस चढ़ा हुआ था ना उसी ही काट देता है, जिससे टियांगजोंग की हाथ की हड्डी दिखाने लगती है। और भाई साहब जब टियांगजोंग ये दिखता है कि उसे मजबूरी में अपने हाथ का मांस काटना पड़ा तो वहां पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने में अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर दिखता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि आपके पास सच में कुछ क्षमताएं हैं जो आपने मुझे मेरे हाथ का मांस काटने पर भी मजबूर कर दिया, लेकिन इसकी भरपाई आपको आपकी जान से चुकानी होगी। और भाई साहब यह कहती है तीसरा टियांगजोंग चलता है तो तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर को ठिलाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन इतने में तीसरे टियांगजोंग के पास एक हरे कलर की रोशनी आती है। अब जैसे तीसरा टियांगजोंग तो वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन इतना नहीं डरता कि वो पीछे हट सके। इसलिए अब तीसरा टियांगजोंग चलता है तो इस हरे कलर की रोशनी को रोकने में लग जाता है। और वहीं किंगलिंग थी ना जो तीसरी टियांगजोंग पर हमला करने के लिए आई थी वो भी बुरी तरह से पीछे हो जाती है। हालांकि किंगलिंग यहाँ पर घायल तो नहीं होती, लेकिन वो समझ जाती है कि वो बहुत जल्द घायल हो जाएगी और हार जाएगी। अब यहाँ पर संघर्ष चल ही रहा होता है तभी हमें दोबारा से मास्टर याओलाओ की फाइट को बताया जाता है, जहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट चल रही होती है, लगे तेरी। और वहीं टियांग मिंग मास्टर याओलाओ से कह रहा होता है कि याओ चैन क्या आप अभी भी कड़ा संघर्ष जारी रखेंगे। और भाई साहब यह कहती टियांग मिंग चलता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हमले मास्टर याओलाओ पर करने लगता है। और वहीं गुयू भी मास्टर याओलाओ पर और भी ज्यादा रफ्तार से हमले करने लगता है। अब जैसे मास्टर याओलाओ ये देखते हैं कि दोनों अपने हमलों की रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं तो वहां पर मास्टर याओलाओ धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और तो और अब मास्टर याओलाओ को इन दोनों के हमलों से भी बचने में थोड़ी बहुत परेशानी आने लगती है। अब काफी समय तक ऐसा युद्ध चलता रहता है और मास्टर याओलाओ फाइनली इस लड़ाई में अब हारते हुए दिखाई देने लगते हैं। हालांकि इस बीच में टियांग मिंग बहुत सारे मास्टर याओलाओ को शब्द कहता है ऐसा वैसा जेबो, लेकिन मास्टर याओलाओ उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और इसकी वजह वो उन दोनों से लड़ने में अपना ध्यान फोकस करते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ इन दोनों से निपटी रहे होते हैं तभी दूर से एक बार और एक चीख सुनाई देती है। अब जैसे ये चीख सुनाई देती है ना तो मास्टर याओलाओ उस चीख की ओर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि किंगलिंग तीसरे टियांगजोंग से मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। इसकी वजह वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर पीछे जा रही है। अब जैसे मास्टर याओलाओ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ से हटता है ना तो यहाँ पर एक की आवाज आती है कि याओ चैन तुम्हें युद्ध में अपने ध्यान को नहीं बांटना चाहिए। अब जैसे ये आवाज आती है ना तो मास्टर याओलाओ की नी ऊपर एक जोरदार हथेली से प्रहार होता है। अब जैसे ये हथेली मास्टर याओलाओ की पीठ में पड़ती है ना तो मास्टर याओलाओ का शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और तो और उनके मुंह से ब्लड भी बाहर निकल आता है और उनका शरीर तेजी से गिरता हुआ जमीन पर जानकर पड़ता है धड़ाक। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ वहां पर नीचे गिरते हैं ना तो जमीन पर भी दरारें पड़ जाती हैं और यही मास्टर याओलाओ को नीचे गिरती हुई देखकर पोलन स्टार पवेलियन की जितनी भी विशेषज्ञ थे ना उनका मनोबल भी टूट जाता है, क्योंकि मास्टर याओलाओ ही पोलन स्टार पवेलियन के सबसे मजबूत योद्धा है। अगर वो ही हार गए तो निश्चित रूप से पवेलियन का मनोबल भी गिर जाएगा। अब इतने में यहाँ पर टियांग मिंग की जोरदार आवाज आती है कि याओलाओ अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं निश्चित रूप से आज पोलन स्टार पवेलियन के हर व्यक्ति को मार डालूंगा और अगर आपको
इस पर कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझ पर हमला करने के लिए आ सकते हैं। अब जैसी मास्टर यावलाव की आवाज गूंजती है ना तो चारों तरफ एकदम शांति छा जाती है। और तो और इस युद्ध को देखने के लिए बहुत सारे विशेषज्ञ आए थे ना, उनका चेहरा भी एकदम उदास हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि आज पोलनस्टार पवेलियन प्रोफाइन अलायंस और होल ऑफ सोल के हाथों से नष्ट हो जाएगा। अब इतने में हमें ट्यांग मिंग को बताया जाता है जो कि वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है, हा 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 हा, और वहाँ पर प्रसन्नता होकर कह रहा होता है कि याओ चैन, मतलब कि याओ लाओ को खड़े होने का संघर्ष करते हुए देखकर कह रहा होता है कि याओ चैन, ये सब आपकी गलती है। अगर आप आसान रास्ता चुनते तो ये सब होता ही नहीं, लेकिन आपको तो एकदम कड़वी गोली खाकर हमसे लड़ने का ही फैसला लेना था। और भाई इतने में हमें मास्टर याओ लाओ को भी बताया जाता है जो कि अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और उनके दिमाग में एकदम पागलपन उतर आया है इन दोनों को देखकर, मतलब कि गुयू और ट्यांग मिंग को देखकर। और भाई ट्यांग मिंग मास्टर याओ लाओ की आंखों को देख रहा होता है, लेकिन इतने में गुयू चलता है तो वो ट्यांग मिंग से कहने लगता है कि ट्यांग मिंग इसे मार दो वरना स्थितियां बदल सकती हैं, अगर एक बार स्थिति बदल गई तो हमें परेशानी हो सकती है। और भाई साहब यह कहकर ट्यांग मिंग और गुयू मास्टर याओ लाओ पर हमला ही करने वाले होते हैं, तभी पोलनस्टार पवेलियन में एकदम अजीब सी कपकपी होने लगती है। वहाँ के मतलब कि पोलनस्टार पवेलियन के जितने भी पहाड़ थे ना वो चारों तरफ से हिलने लगते हैं और पूरे के पूरे पोलनस्टार पवेलियन में एकदम कंपन हो जाता है, मतलब कि भूकंप आ जाता है। अब जैसे ट्यांग मिंग और गुयू इस बदलाव को देखते हैं ना तो वहाँ पर वो आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। अब जैसे ये पोलनस्टार पवेलियन के अंदर मतलब कि अंदर और बाहर बदलाव होने लगता है ना तो हमें पोलनस्टार पवेलियन के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक हरे कलर का पहाड़ था वो अचानक ब्लास्ट होता है, बड़ाम। अब जैसे ये पहाड़ ब्लास्ट होता है ना तो जो दरवाजा लगा हुआ था वो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बदल जाता है। अब जैसे ये कमरा मतलब कि ये पत्थर का दरवाजा ब्लास्ट होता है ना तो चारों तरफ आग की लहरें फैलने लगती है और तो और एक ज्वाला मतलब की आग की ज्वाला ऐसी दिखाई देने लगती है कि मानो ये दुनिया को नष्ट करने वाली हो। अब जिस आग की लहर पूरे पोलनस्टार पवेलियन में फैली रही होती है तभी यहाँ पर एक बंदे की आवाज गूंजती है कि आज पोलनस्टार पवेलियन में जो भी व्यक्ति मेरे पोलनस्टार पवेलियन का नहीं होगा वो यहाँ पर मारा जाएगा। और भाई साहब जैसे ये आवाज गूंजती है ना तो चारों तरफ एकदम सभी लोगों के दिल कांप जाते हैं और सभी लोग अपनी शक्तियों में दबाव महसूस करने लगते हैं। और यहीं ट्यांग मिंग और गुयू ये आवाज और इन शक्तियों के प्रभाव को महसूस करते हैं ना तो उनके चेहरे पर एकदम सदमा आ जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि पोलनस्टार पवेलियन में कोई डाउ शेंग बंदा भी उपलब्ध है। अब इतने में हमें इन आग की लहरों को बताया जाता है जो कि आसमान में चारों तरफ फैलने लगती हैं और अंत में जाकर ये पूरी की पूरी युद्ध के मैदान को घेर लेती हैं। अब इतने में ये आग की लहरें चलती हैं तो एकत्रित होने लगती हैं और एक आग की सड़क बन जाती है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि इस आग की सड़क के ऊपर एक काले कपड़ों पहने आदमी मतलब कि लड़का चलता हुआ आ रहा है। अब जैसे इस आवृत्ति को पोलनस्टार पवेलियन के सभी लोग देखते हैं ना तो वहां पर कहने लगते हैं कि जियान जूनियर मंडप प्रमुख जूनियर पवेलियन प्रमुख ने अपनी रिट्रीट छोड़ दी है। मतलब कि वहां पर जियान जूनियर पवेलियन लीडर मतलब कि ऐसी ऐसी आवाजें आने लगती हैं। अब जैसे ये आवाज आती है ना तो हमें दिखता है कि पोलनस्टार पवेलियन के बहुत सारे लोग एकदम खुश हो गए हैं जबकि प्रोफाइन अलायंस के लोग एकदम हैरान नजरों से हमारे जियान को घूर घूर कर देख रहे हैं। अब इतने में हमें गुयू को बताया जाता है जो कि हमारे जियान को एकदम घूर घूर कर देख रहा है और वहां पर कह रहा है कि ये बच्चा ये कैसा संभव हो सकता है। ये बच्चा 2 साल पहले डाउ जोंग कक्षा में सबसे ऊंचे लेवल पर था, ये 2 सालों के अंदर अंदर डाउ शेंग लेवल पर कैसे पहुंच सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। और यहीं गुयू के बगल में ट्यांग मिंग खड़ा था ना वो भी हमारे जान को देखकर वहां पर कहने लगता है कि ये कैसे संभव है, पोलनस्टार पवेलियन में कोई भी डाउ शेंग लेवल का बंदा कैसे आ सकता है। उन हरामियों ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी खतरा उपलब्ध नहीं है मास्टर याओ लाओ के अलावा, तो ये बंदा मतलब कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब इतने में गुयू यहाँ पर कुछ सोचने लगता है और दूसरे पल उसे याद आ जाता है कि ये बंदा मतलब कि जियान को शायद बोधिसत्व हृदय मिल गया था। अब मुझे समझ में आया कि ये बच्चा 2 सालों के लिए अचानक गायब हो क्यों हो गया था। ये ट्रेनिंग करने के लिए गया था ताकि वो डाउ शेंग लेवल पर पहुंच सके। अब मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ये 2 सालों के अंदर अंदर डाउ शेंग कैसे बन गया क्योंकि इसके पास बोधिसत्व हृदय था। अब हमें पोलनस्टार पवेलियन के क्षेत्र को बताया जाता है जहाँ पर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी ना वो एकदम सभी की सभी शांत हो जाती है। वो तो सिर्फ आग के तूफानों से बाहर निकलने वाली आवृत्तियों को दिखने लगती हैं जिससे एकदम भयानक दबाव महसूस हो रहा होता है और तो और कई डू डाउ जोंग लेवल वाले बंदों के आत्मा तक की कांपने लगती हैं हमारे जान की शक्तियों के कारण। अब इतने में हमारा जान चलता है तो पोलनस्टार पवेलियन से बाहर आ जाता है और यहाँ पर देखने लगता है। वो दिखता है कि चारों तरफ एकदम शांति का माहौल है, लेकिन हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि कुछ देर पहले यहाँ पर एकदम तगड़ी लड़ाई हुई है, तभी तो यहाँ का मामला एकदम तितर बितर पड़ा हुआ है। लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ से
गायब हो जाता है और गायब होने के बाद मास्टर याओलाओ के सामने आता है। अब जैसे ही हमारा जान मास्टर याओलाओ को खून में लथपथ देखता है ना, तो हमारी जान के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन हमारा जान अपने चेहरे से उस दर्द को महसूस नहीं होने देता। केवल जान के परिचित लोग ही जान सकते हैं कि जान को यहाँ पर किस तरीके से दर्द महसूस हो रहा है। अब इतने मास्टर याओलाओ जैसे ही हमारे जान को उनके सामने देखते हैं ना, तो वो उनके सबसे पहले तो वो खांसते हैं और खांसने के बाद हमारे जान से कहने लगते हैं कि बच्चे, अगर तुम थोड़ा और देर करते तो शायद तुम्हें इन बूढ़ी हड्डियों को जमीन में दफनाना पड़ता। और भाई साहब यह कहती मास्टर याओलाओ के मुंह से ब्लड की उल्टियां हो जाती हैं, लेकिन मास्टर याओलाओ के चेहरे पर एकदम बेइंतहा खुशी होती है। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ की बात हमारा जान सुनता है ना, तो वहाँ पर हमारा जान भी कहने लगता है कि आचार्य मुझे क्षमा कर दें, अब आगे सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अब भाई साहब यह कहती हमारा जान चलता है तो मास्टर याओलाओ को उठाकर एक चट्टान पर बैठा देता है, मतलब कि पत्थर के मंच पर बैठा देता है। अब इतने में हमारी जान की आंखें घूमते हैं और घूमने के बाद पोलन स्टार पवेलियन के कुछ बुड्ढों पर पड़ती हैं और हमारा जान चलता है तो उन पोलन स्टार पवेलियन के कुछ बुड्ढों को आदेश दे देता है कि आचार्य की देखभाल करो। लेकिन इतने में आचार्य चलते हैं तो वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि काइलिन और अन्य लोग भी घायल हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ ये कहते हैं ना, तो जान का सिर घूमता है और 3 आवृत्तियों को देखने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन और किंगलिंग मास्टर याओलाओ के बगल में आकर वहीं पर मतलब कि बैठ जाती हैं। अब इतने में हमारे जान तीनों लड़कियों को देखता है और तीनों लड़कियों को देखने के बाद हमारे जान का फोकस काइलिन पर हो जाता है। हमारा जान देखता है कि काइलिन का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है और तो और काइलिन के कपड़े एकदम लाल कलर के ब्लड के मारे भींज चुके हैं। हालांकि ये देखकर हमारा जान एकदम शांत रहता है वहाँ पर, लेकिन इतने में चलता है तो हमारा जान अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक काला कपड़ा निकालता है और काइलिन को उससे ढक देता है। इतने में अब हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोलियों से भरी हुई बोतल को भी निकालता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर को सौंप देता है, जो कि थोड़ी थोड़ी अभी भी होश में थी। अब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर जान को बोतल पकड़ाते हुए देखती है ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो उस बोतल को ले लेती है और वहां पर हमारे जान से धीमी आवाज में कहती है कि ये सब तीसरे ट्यांगजोंग ने किया है, उसकी पावर बानसेंग लेवल के प्रारंभिक स्टेज में है। अब जैसे ही हमारा जान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनता है तो हमारा जान हल्के से मुस्कुराने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि ये मुस्कुराहट भले ही जान की बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूरल है, मतलब कि क्रूर है। अब जान यहाँ से पलट कर जाने वाला होता है, तभी काइलिन के यहाँ पर एकदम धीमी आवाज गूंजती है कि दूसरे पक्ष के पास 3 बानसेंग लेवल के बंदे हैं, इसलिए संभल कर। हालांकि काइलिन ये बात जानती थी कि मास्टर याओलाओ घायल है और जान की पावर भले ही बढ़ चुकी है, लेकिन जान को उन तीनों बंदों से निपटने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहाँ पर काइलिन से भी कहने लगता है कि आराम करो, किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और भाई साहब यह कहते ही हमारा जान मुस्कुराता है और जिसके बाद हमारा जान घूमता है और पोलन स्टार पवेलियन के बुड्ढों को देखने लगता है। हालांकि यहाँ पर हमारे जान को पोलन स्टार पवेलियन के बहुत सारे बुड्ढे अपरिचित दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ये बुड्ढे उसकी ट्रेनिंग करने के बाद पोलन स्टार पवेलियन में शामिल हुए हैं। और भाई जब जान की नजर ये बुड्ढे अपने ऊपर होते हुए देखते हैं ना, तो ये कांप जाते हैं और तो और कुछ घमंडी बुड्ढे भी वहां पर बुरी तरह से कांप जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर एकदम भयानक दबाव पड़ने लगता है जान के देखते ही। इतने में वहां पर हमारा जान कहता है कि आप सभी को अब लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर याओलाओ और इन लोगों का ध्यान रखें। और भाई बुड्ढे जान की ऐसी बातें सुनकर तुरंत अपना सिर हिला देते हैं कि ठीक है जूनियर पवेलियन लीडर। अब इतने में हमारा जान चलता है तो निर्देश देने के बाद गुयू और ट्यांग मिंग को देखने लगता है। और भाई दूसरी ओर गुयू, ट्यांग मिंग और तीसरा एक जगह खड़े हुए थे और वो सावधानी से हमारे जान को घूर घूर कर देख रहे थे। हालांकि इन तीनों के चेहरे एकदम कठोर थे और वो हमारे जान को घूर घूर कर देख रहे थे। उनकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ये तीनों के तीनों बंदे समझ गए थे कि जान डाउ शेंग के 1 स्टार पर है, वह बानसेंग नहीं है बल्कि असली डाउ शेंग है। भले ही बानसेंग और डाउ शेंग के बीच एक शब्द का अंतर है, लेकिन एक शब्द बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि एक बानसेंग को डाउ शेंग भी कहा जाता है, लेकिन डाउ शेंग के पास जो ताकत होती है ना, वो बानसेंग लेवल वाले बंदे से कई गुना ज्यादा होती है। और हाँ, ये बात इसी में लिखी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बानसेंग लेवल का बंदा है ना, वो डाउ शेंग लेवल पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पहुंचता है। और तो और गुयू 10 साल पहले बानसेंग लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक वो बानसेंग लेवल के हाई लेवल पर पहुंच पाया है, ना कि डाउ शेंग लेवल पर पहुंच पाया है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एकदम अचानक यहाँ से गायब होकर उन तीनों बंदों के सामने खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान
तीसरा टियांगजोंग, दूसरा टियांगजोंग और टियांग मिंग के सामने आता है ना, तो इन तीनों के दिल में एकदम तूफान उठने लगता है, बोला जाए तो कांपने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इन तीनों को देखकर कहने लगता है कि ये पोलन स्टार पवेलियन आप तीनों को दफनाने के लिए एकदम अच्छी जगह है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर गुयू चलता है ना, तो वो जान से कहने लगता है कि जान आपको इतना अहंकार नहीं बताना चाहिए, आप सिर्फ एक 1 स्टार डाउ शेंग है। क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं अपने कबीले से कुछ लोगों को बुला लूंगा आपको खत्म करने के लिए। अब जैसे ये गुयू कहता है ना, तो मन में सोचने लगता है, मतलब कि उसका दिल कांप जाता है और मन में सोचने लगता है कि हून कबीले में एक डाउ शेंग लेवल वाले बंदे को भी सबसे ऊपरी स्तर पर माना जाता है। आम तौर पर कोई भी कमजोर बंदा उन डाउ शेंग लेवल वाले बंदों को दिख ही नहीं सकता और तो और ना ही उन्हें बुला सकता है। और तो और वो सिर्फ मतलब कि डाउ शेंग लेवल वाले बंदे हैं ना, वो हून कबीले में सिर्फ उनके लीडर की ही बात मानते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि गुयू कभी भी मुंह उठाकर किसी भी बंदे को हून क्लैन से बुला सके अपनी इच्छा अनुसार। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गुयू के शब्दों को सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद गुयू से कुछ कहने से पहले अपनी आस्तीन को हिलाता है। अब जैसे हमारा जान अपने हाथ को हिलाता है ना, तो पलक झपकते ही जो पोलन स्टार पवेलियन था ना, उसके चारों तरफ एक सील चढ़ जाती है। बोला जाए तो अब इस सील के अंदर कोई भी नहीं आ सकता और ना ही इस सील से कोई बाहर जा सकता है जान की इच्छा के बिना। और तो और अगर गुयू और टियांग मिंग के पास कोई पोर्टल ओपन करने वाला स्क्रॉल या कुछ होगा ना, तो वो भी अब हमारे जान के इस सील के अंदर काम नहीं करेगा। अब जैसे गुयू ये देखता है कि उसके कहने के बाद जान ने यहाँ पर चारों तरफ सील चढ़ा दी है, तो गुयू अपने आप को थप्पड़ मारने की सोचने लगता है कि उसने ये शब्द क्यों कहे जान के सामने कि वो अपने क्लैन से किसी को बुला सकता है। अब इतने में गुयू चलता है तो टियांग मिंग को देखने लगता है और टियांग मिंग से कहने लगता है कि आप कहाँ देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा? हालांकि मुझे पता है कि वो डाउ शेंग लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी वो डाउ शेंग लेवल पर पहुंचा है, इसलिए उसकी शक्तियां भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। इसलिए अगर हम तीनों हाथ मिला लेना तो इसे आसानी से हरा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुयू की बात टियांग मिंग सुनता है ना, तो टियांग मिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर गुयू उसके पास नहीं आया होता और उसे ये विश्वास नहीं दिलाया होता कि हम पोलन स्टार पवेलियन को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, तो गुयू सॉरी टियांग मिंग कभी भी पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने का निर्णय नहीं लेता। और अगर वो पोलन स्टार पवेलियन पर हमला करने का निर्णय नहीं लेता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर टियांग मिंग सोच ही रहा होता है, तभी वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है अपने मन में। लेकिन अब इतने में टियांग मिंग चलता है तो अपनी स्थिति को समझता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन तीनों ने मतलब कि हम तीनों एक साथ होकर जान से नहीं लड़े तो शायद आज हम में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। इसलिए अब टियांग मिंग चलता है तो वो भी गुयू से कह देता है कि चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। अब भाई साहब यह कहकर टियांग मिंग चलता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद टियांग मिंग के शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं और उसके पीछे 10,000 फुट बड़ी एक मायावी आवृत्ति बन जाती है। अब इतनी में तीसरा टियांगजोंग और दूसरा टियांगजोंग चलता है तो वो भी टियांग मिंग को आगे बढ़ती हुई देखकर वो दोनों भी आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ आसमान में काला कोहरा बना देती है, मतलब कि आसमान में काला कोहरा छा जाता है। और तो और ये काला कोहरा छाने के बाद ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि तीनों के तीनों बंदों ने हाथ मिलाकर उस पर हमला करने वाले हैं, तो जान चलता है तो अपनी ठंडी आंखों से तीनों को देखने लगता है गौर से। अब इतने में टियांग मिंग चलता है तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है गहरा आकाश रक्त हथेली। इतने में वहां पर गुयू चलता है तो वो भी जोर से चिल्लाकर कहता है 10,000 सोल हेवनली लॉक, सॉरी 10,000 सोल हेवन। और भाई साहब गुयू की है क्या कहती ये अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बेटर थ्रू द हेवंस का आगे की बहुत ही आगे की कहानी सुनना चाहते हो ना, कि हमारा जान आगे चलकर कौन सी दुनिया में जाएगा, तो उसी दुनिया की मैं कहानी मेरे एक सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस कहानी का नाम है द ग्रेट रूलर। तो उसे आप जाकर देख सकते हो, मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखो और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और हाँ, आप मेरे इसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या सॉरी तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।